रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में। एक नियमित दर्शक है, नाम है उनका वैभव पांडे। उन्होंने सवाल पूछा है, हाँ रविवार के कार्यक्रम के लिए आप लोग सवाल तैयार कर रहे हैं कि नहीं? शुक्रवार का समय आ गया है, रविवार परसों आ जाएगा, तो आप खूब सारा सवाल लेकर के भेजिए। आप प्रत्येक लोग मुझे धर्मशास्त्र से, ज्योतिष से, अपनी कुंडली से, कुंडली में अगर पूछ रहे हैं ना तो ऐसे पूछिए, मेष लग्न की कुंडली में दशम भाव में बैठे हैं मंगल, तो कैसा परिणाम होगा, ऐसा पूछ सकते हैं। मेरा जन्म नक्षत्र ये है तो मुझे कौन सा व्यवसाय करना चाहिए, ऐसा पूछ सकते हैं। उसके अतिरिक्त आप पूछ सकते हैं कि मुझे इस क्षेत्र में काम मिल रहा है पर मेरा जन्म इस नक्षत्र में हुआ है, मेरे दशम भाव के अधिपति ये हैं, मेरे सूर्य यहां बैठे हैं, मुझे कौन सा कारोबार करना चाहिए, धन हानि से बचने के लिए कौन सा उपाय जरूरी है या जरूरी, ऐसा इस तरीके के सवाल आप लोगों के दिमाग में होंगे तो पूछ लीजिए, उसका उत्तर मैं दे दूंगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। आज बात सवाल उनका है, करियर के चुनाव में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ज्योतिषीय तथ्य के आधार पे किसी भी क्षेत्र के सवाल के लिए और उसके समुचित उत्तर के लिए चंद्रमा का ठीक होना सबसे ज्यादा आवश्यक है भाई जी, सबसे ज्यादा। मतलब आप यूं समझ लीजिए कि चंद्रमा ही वो गैस का नॉब है जो आपके आने और जाने की स्थिति को तय करता है, कितना ट्रांसफर ले जाना है, कितना ले आना है ना। तो सबसे पहले चंद्रमा को देखना होगा, क्योंकि वही वो ग्रह है जो आपको रेगुलराइज करेगा और वही वो ग्रह है जो आपके काम में निरंतरता देगा, आपका मन लगाएगा और आपका उस काम से आपका संबंध बनाएगा, आत्मीय संबंध। आप जब तक किसी काम से हृदय से नहीं जुड़ेंगे तब तक आप उस क्षेत्र में सफलता अर्जित नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको मन देखना होगा। दूसरे नंबर पे कुंडली में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह गुरु होते हैं, जो ये कहते हैं कि या ये व्यक्ति को बल देते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। मतलब उस जातक को ये बात पता चलती रहती है कि हाँ मैं सही काम कर रहा हूं या गलत काम कर रहा हूं। तो इसके लिए आपको आपकी कुंडली में गुरु को देखना चाहिए। मतलब दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह के रूप में गुरु ही जाने जाते हैं, क्योंकि सत्य और असत्य का बोध गुरु ही कराते हैं। तो उसके लिए उनको आपको देखना चाहिए कि वो किस भाव के अधिपति हैं चंद्रमा, वो किस भाव के अधिपति गुरु हैं, कहां बैठे हैं, किस भाव के अधिपति के साथ युति करके बैठे हैं या स्वतंत्र अकेले बैठे हैं। जैसे गुरु यहां बैठे हों, गुरु यहां उच्च के बैठे हों, गुरु शनि के साथ बैठे हों, तो ये स्थितियां जन्म कुंडली में बनती हैं। उसके अतिरिक्त अगर एक बात यहां पे और भी कहें तो करियर के चुनाव में तीसरे नंबर पे आपको अपनी कुंडली में सबसे पहले लग्नेश, यानी कि जो भी आपकी कुंडली का लग्नेश बन रहा है उसको देखना चाहिए। यहां पे कौन सी राशि बनी है और इस भाव का अधिपति कहां बैठा है। अगर वो अष्टम भाव में बैठेगा, छठवें में बैठेगा, 12वें में बैठेगा, तो आपको और भी ज्यादा सतर्क हो जाना है कि नहीं मेरी नाव बिल्कुल ही गोते में है और वो कभी भी पलट सकती है। मतलब आपको कब फुली कंसंट्रेशन के साथ और पूरे मेडिटेशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ काम करने की आवश्यकता होगी। अब आप बिल्कुल ही दोहरे नाव पे सवार नहीं हो सकते, बिल्कुल ही सजग होकर के अपने करियर को डायरेक्शन देना है। यहां आप कभी भी आलसी नहीं हो सकते, यहां आप कभी भी डिसकंटिन्यूअस आपके जीवन में नहीं होना चाहिए, डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जगह का चुनाव बहुत अच्छा हो, आप कहां रह के अपने जीवन की गति को आगे देना चाहते हैं, गति देना चाहते हैं, अन्यथा तो ये डूब जाएगी नैया। तो कहने का अर्थ है कि आपको इन तीन चीजों पे देखो, कर्म करना बहुत अच्छी बात है और प्रत्येक सिद्धांत कर्म के पीछे ही सफल होता है। अगर काम नहीं तो फिर सफलता का स्वप्न भी नहीं देखा जा सकता है। तो आपको काम तो करना होगा, क्योंकि जब तक रथ पे आप तभी बैठेंगे जब रथ में पहिया लगा हो, और पहिया तभी लगेगा जब आप पहिया बनाओगे। या तो खरीद के लाइए
या तो फिर खुद स्वयं से बनाइए। तो तात्पर्य ये है कि रथ की सवारी तभी जब आपके पास रथ का सिर्फ रथ है, उसमें पहिया ही नहीं है, तो वो रथ किस काम का, या वो रथ कहाँ ही नहीं जा सकता। तो ठीक उसी तरीके से आगे बढ़ना है, युद्ध जीतना है जीवन का, तो निस्संदेह रथ पे सवार होना होगा। और उसमें जो आपका रथ सारथी है वो बिल्कुल ही संपूर्णतया चालाक और भविष्य देखने की क्षमता लेकर के बैठे होने वाला होना चाहिए। सारथी को जो रथी होता है वो अपने पैरों से मारता रहता है, और उसको पैर से, क्योंकि उसको दोनों हाथ में तो धनुष बाण होते हैं। तो मैंने ये बात बहुत पहले भी कही है कि रथी जो होता है वो सारथी को अपने पैरों से ठोकता रहता है। सोच के देखिए, भगवान कृष्ण कौन बने थे? सारथी बने थे। किसके? अपने परम भक्त अर्जुन के। और उनके वो पैरों के ठोकर से उनको युद्ध जितवा देते हैं। ठीक उसी तरीके से आप किससे सलाह ले रहे हैं, किससे मंत्रणा कर रहे हैं, आपकी समस्या को कौन अपना समझ रहा है, और कितना किसने आपके साथ व्यापारिक संबंध बनाया है, इन सबसे मुक्त होकर के कौन आपसे आपके सवालों का उत्तर देता है, उस व्यक्ति का चयन आवश्यक होगा। और वो आपकी कुंडली में गुरु करेंगे। एक अच्छे और श्रेष्ठ गुरु का मिलना बड़ा आजकल असंभव है, पर फिर भी ढूंढने पे मिल जाते हैं। तो ये कैटेगराइजेशन जब आप करते हैं तो सबसे पहले आपको चंद्रमा के पास जाना है, उनकी स्थिति देखनी है, उनके नक्षत्र को देखिए, दशम भाव के अधिपति को देखिए, लग्नेश को देखिए, गुरु को देखिए, और उसके बाद अपने जन्म कुंडली के पंचम भाव को देखिए, और पंचम भाव के अधिपति के नक्षत्र को देखिए। मैंने क्या बात कही, ध्यान से समझिए। अपने जन्म कुंडली के पंचम भाव पे जाइए, पंचम भाव में बन रही राशि के नक्षत्र को देखिए। वहां जो राशि बनी है उस भाव के अधिपति जो बने, जो राशि का अधिपति है, उसने कौन से नक्षत्र में अपने आप को स्थित किया है, उससे संबंधित आपको कारोबार में सफलता मिल सकती है। इसके अतिरिक्त दशम भाव में जो राशि बनी है उसके नक्षत्र की अधिपति की स्थिति कैसे, जैसे नक्षत्र जो बना दशम भाव में, मान लीजिए पुष्य नक्षत्र बना, पुनर्वसु बना, शतभिखा बना, तो उस नक्षत्र के अधिपति से संबंधित भी आप कारोबार चुन सकते हैं। पर हां, उसके संपूर्ण अध्ययन के बाद ही उसकी पुष्टि आपको नवांश में करनी होगी, उसकी पुष्टि आपको दशमांश में करनी होगी, उसकी पुष्टि आपकी बाकी अन्य अन्य चार्ट वर्गों में भी, षोडशांश वर्ग में, षोडश वर्गों में भी अवश्य करना होगा। षोडशांशा वर्ग तक आपको देखना चाहिए। मतलब कहने का है कि आपको उस ग्रह की प्लेसमेंट को समुचित तरीके से अध्ययन में रखने के बाद ही किसी एक निर्णय पे जाना चाहिए। क्लियर है? रेगुलराइज शनि भी कराते हैं। अगर वो अनियमित हो गए तो व्यक्ति को अनियमित बना देते हैं। इसका अर्थ होगा कि हमें हमारे काम में पंक्चुअलिटी शनि जैसे ग्रह देते हैं। अगर आपकी कुंडली में वो कमजोर रहेगा तो आपको आलसी बनाएगा, प्रमादी बनाएगा, और निस्संदेह आपको काम पे फोकस नहीं करने देंगे। तो इसका अर्थ है कि अब 5वें नंबर पे हमें हमारी कुंडली में शनि को देखना होगा। आपके अंदर का आत्मबल आवश्यक है, बिना आत्मबल के तो कोई काम करेंगे नहीं। तो बस सूर्य की उपासना करते रहिए, समय पे जागिए, समय पे सोइए। मैं कल की बात बताता हूं। कोई नाम है विकास सोनी, वो हैं राजस्थान बाड़मेर या पता नहीं कहीं के हैं, जगह नाम याद नहीं है। परसों दिन मेरे से बात हो रही थी, परसों या कल ही बात हो रही थी। तो वो अपने बेटे को लेकर के बड़े परेशान थे। पंडित जी दिन भर सोया रहता है, सुबह मैट्रिक क्लास में है, 10वीं की परीक्षा भी इस बार नहीं दे पाएगा, मुझे तो लगता है फेल हो जाएगा। मैंने कहा क्या कारण है? बोले पंडित जी कुछ हुआ भी नहीं है इसको, डॉक्टर से दिखाते हैं, कुछ भी नहीं निकलता है, पर सोया रहता है। और जब जगा देते हैं तो बोलता है पेट दर्द कर रहा है, माथा दर्द कर रहा है, शरीर दर्द कर रहा है, अकड़ रहा है। मैंने कहा सब चीज देखा मैंने, कुंडली भी ठीक थी, कोई गड़बड़ी नहीं है। व्यक्ति के ऊपर से पता नहीं शुक्र की दशा शायद चल रही थी या राहु की, ऐसे ही। मैंने कहा यह दशा का प्रभाव है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। पर पंडित जी ये मैट्रिक क्लास में जब से आया है तब से और भी ज्यादा ये बात हुई, ऐसा उन्होंने कहा मुझे। मैंने कहा तब इसको लाठी की आवश्यकता है, 2 डंडे मारो। ये बात खत्म हो गई। मैंने कहा कि इसको कुछ नहीं हुआ है, इसको डॉक्टर के पास ले जाने की आवश्यकता नहीं है। जब व्यक्ति स्वस्थ होता है तो उसको दवाई की आवश्यकता नहीं होती है, फिर वो कोई भी दवाई पचा जाएगा, उसको तो कोई बीमारी ही नहीं है, तो निकलेगी क्या? और मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा है। मैंने कहा कि इसको 12 बजे तक सोने की आदत पड़ चुकी है और इसको आप समय पर जगाइए। इसके नियमित होने के लिए जिम्मेदार आप होंगे, अनियमित होने के लिए जिम्मेदार आप हैं। लाठी डंडे का इस्तेमाल नहीं किया है, किशोरावस्था है, थोड़ा पिटा करो, तब बच्चा जो है वो चपटा नहीं होगा, और तब ये नहीं कहेगा कि धरती चपटी है या गोल है। जब तक उस पर लाठी डंडे का असर नहीं होगा तब तक उसको धरती चपटी दिखाई देती है। पिटता रहे तो धरती गोल कहने लगेगा। तो कहने का अर्थ है, फिर उसके बाद मैंने उनसे पूछा, फिर उनकी कुंडली थी, उनकी पत्नी भी वहीं बैठी थी। तो मैंने पूछा कि विकास जी आप कितने बजे सो के जागते हैं? क्योंकि उनकी कुंडली में शनि लग्न को देख रहे थे।
और उस लड़के की कुंडली में शनि, सूर्य और गुरु 12 में बैठे थे। मैंने कहा कि इसको तो अनियमितता का दोष लगा है। उनकी कुंडली में भी शनि लग्न को देख रहे थे। मैंने पूछा आप सो करके क्या मैंने पूछा कि पूजा पाठ क्या क्या करते हैं, तो उन्होंने बताया ये करता हूं। मैंने फिर पूछा कि आप सो के कितने बजे जागते हैं, तो बोले 7 बजे। तो बोले 7 बजे। फिर पत्नी उनकी बगल में बोलती फुस से, धीरे से फुसफुसा के, फुसफुस से, नहीं पंडित जी 8 बजे। मैंने फोन रख दिया। फिर उन्होंने किया, मैंने अरे मूर्ख आदमी, तेरी ही नकल तो तेरा बच्चा कर रहा है। तेरी ही आप 8 बजे सोते हैं, वो 12 बजे तक सो रहा है, और आप कह रहे हैं कि मैं कर्ज में दबा हूं। सूर्य का स्वागत जब तक नहीं करेंगे तो आलस्य प्रमाद होगा ही होगा। तो कहने का अर्थ है, अगर करियर को ग्रोथ देना चाहते हैं तो सबसे पहले सूर्य का स्वागत करना ही होगा। क्लियर है? ये बातें आपको करियर में ध्यान देने की आवश्यकता है। मैंने बातों बातों में आपको बहुत सारी चीजें समझा दी हैं। चंद्रमा, गुरु, लग्नेश, और उसके बाद दशम भाव के अधिपति, पंचम भाव में बन रही राशि का नक्षत्र, जो नक्षत्र है दशम भाव के अधिपति का नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा और दशम भाव में जो बलवान मजबूत हो, जो भाव मजबूत हो, या जो तीनों में से मजबूत हो, सूर्य से 10वें भाव में, चंद्रमा से 10वें भाव में, और लग्न का दशम भाव, इनमें से जो भाव मजबूत हो उससे से संबंधित आप व्यवसाय चुन सकते हैं। और करियर के सिलेक्शन के लिए पंचम भाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको उससे संबंधित, अगर लग्नेश पंचम में बैठ जाए, लग्नेश नवम में बैठ जाए, लग्नेश दशम में बैठ जाए, लग्नेश पंचम में तो एजुकेशन में जाइए, लग्नेश नवम में तो धर्म और विश्वविख्यात और उच्च शिक्षा में जाइए, लग्नेश दशम में हो जाए तो जितनी जल्दी हो सके पैर पर खड़े हो जाइए, दशमेश 6वें में बैठ जाए तो अपने पूर्वजों का काम संभाल लीजिए, लग्नेश अष्टम में है तो सावधान हो जाइए, लग्नेश 12वें में है तो आप अपने जीवन को और भी दूर ले जाकर के स्थापित करिए। ये तो और छोटे छोटे सिद्धांत हैं जो आप लोगों को क्रमशः कई ज्योतिषीय कार्यक्रम में मिल जाते होंगे। तो यही बात है, मैं कुछ अलग नहीं बता रहा। अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 14वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने बहुत साधारण से उठा करके बहुत बड़े सवाल का उत्तर दिया है। जो व्यक्ति राजसिक गुणों से युक्त होकर के चिंतन करता है और उसी समय उसकी मृत्यु अगर हो जाती है तो वो मनुष्य योनि में जन्म लेता है। ध्यान से समझिएगा, हम मनुष्य क्यों बने थे? क्योंकि पिछले जन्म में हमने जो जन्म लिया था, पिछला जन्म जो हमारा था, वो राजसिक गुणों से युक्त होता हुआ बीत रहा था, और अंतिम समय में अपने हम लोग सभी लोग मृत्यु के समय में राजसिक गुणों से युक्त परिचर्चा में लगे थे, या राजसिक गुणों से युक्त वैचारिक धरातल पर विचार कर रहे थे। ठीक उसी तरीके से जो व्यक्ति तामसिक गुणों से युक्त होकर के विचार करता है और उसकी मृत्यु होती है, वो व्यक्ति मूढ़ और निकृष्ट योनियों में जन्म लेता है। आपकी यात्रा हमेशा ही बड़े बड़े भवन, बड़ी बड़ी जमीन, बड़े बड़ी जायदाद, बड़ा करोड़, बड़ा अरब, बड़ा खरब, सिर्फ धन उतना आए कि आप किसी से कर्ज में ना हो और भगवान का नाम चलता रहे। इससे ज्यादा की अपेक्षा ना तो रखनी चाहिए, और फिर वो आपकी संतति के नष्ट प्राय होने का कारण बनता है। याद रखिए, आप अपने हिस्से तक ही खा सकते हैं, उससे ज्यादा बटोरना उल्टी करा देता है, और फिर भजना पड़ता है। उल्टी करेंगे तो साफ हाफी को करना पड़ेगा। डकार आने के बाद अगर भोजन किया मतलब उल्टी फिर से खा ली। इसलिए उतना ही खाइए कि पच जाए और अपच और कॉन्स्टिपेशन ना हो। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।